क्या अमित शाह और नरेंद्र मोदी का बीजेपी पर से कंट्रोल कम हो रहा है? क्या जो लोगों को लगता था कि अमित शाह की प्लानिंग से कोई खिलाफ नहीं हो सकता है, मोदी के विरोध में स्वर नहीं उठ सकता है, क्या इस पर कुछ ग्रहण नहीं लग रहा है? आपको नहीं लग रहा है? सोचिए, 3 तारीख को चुनाव के नतीजे आ गए मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, और अब तक सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं हुआ है और वहीं पर्यवेक्षक बनाना पड़ा। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह चाह कर भी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पा रहे हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम बड़ी पॉलिटिकल खबरें जो आपको जानना चाहिए और जो टीवी अखबार आपको नहीं बताता है। सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या पकड़ ढीली हुई है? क्या आरएसएस उनके खिलाफ है? सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि क्या राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह और वसुंधरा राजे उनके कंट्रोल से बाहर है? और क्या अब जाकर डेमोक्रेटिक रास्ता अपना रही है बीजेपी? पर्यवेक्षक बना के भेजे गए हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है। मैंने पहले ही दिन आपको बताया था कि सबको पता है कि शिवराज सिंह चौहान बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं, 60 से ज़्यादा विधायक उनकी पकड़ में हैं और उनके अच्छे रिश्ते हैं कमलनाथ से भी। अगर नरेंद्र मोदी शिवराज सिंह चौहान को साइड करते हैं तो ये सबसे मुश्किल काम होगा और प्रधानमंत्री तो उनको बनने के राह में सबसे बड़ा रोड़ा होंगे, वो होंगे शिवराज सिंह चौहान। दरअसल बीजेपी ने जो चुनाव लड़ा था उसमें इस तरह के उसने एजेंडा बनाया था कि वो बड़े बड़े इलाकों से, राजस्थान, मध्य प्रदेश के बड़े इलाकों से 4 बड़े नेता उठाए थे। तोमर जो कि मुरैना, भिंड, चंबल के इलाके से हैं, उसके बाद फग्गन सिंह कुलस्ते जो आदिवासी थे, गणेश सिंह और प्रहलाद पटेल जो ओबीसी चेहरा थे। इन चारों को प्रोजेक्ट किया गया मुख्यमंत्री के तौर पे और अपने अपने इनके इलाके में लोगों को लगा कि यही मुख्यमंत्री बनेंगे और लोगों ने जमकर वोट भी किया। ईवीएम एक मसला है, उस पर आएंगे बाद में, लेकिन मैं सिर्फ राजनीतिक समीकरण बता रहा हूँ। और उसके बाद मामला फंस गया और शिवराज सिंह चौहान चुनाव जीत गए, उनकी मेहनत थी और वो बगावत के मूड में है। बीजेपी चाह कर भी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सकते हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह। और मीडिया क्या दिखा रही है जो 2024 में शूट करेगा? सोचिए, सही पूछा अशोक गहलोत ने कि अगर यही काम कांग्रेस या किसी और विपक्षी दल ने किया होता तो क्या इतना मीडिया रुकता? अभी तो पार्टी में टूट फूट, ये वहाँ मिला, वो वहाँ गया, सब कुछ बता दिया गया होता। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि डेमोक्रेटिक तरीके से नरेंद्र मोदी को आना पड़ रहा है और क्या उनका असर पार्टी पर कम हुआ है? ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं फिर कह रहा हूं, कल पर्यवेक्षकों की बैठक होगी और शिवराज सिंह चौहान को ही मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। और ये सिर्फ कवायद इसलिए की गई है ताकि आला कमान की साख बचाई जा सके और लोगों में ये मैसेज जाए कि डेमोक्रेटिक तरीके से फैसला हुआ है और जो विधायक चाहते थे वही हुआ है। दरअसल चाह कर भी अमित शाह और नरेंद्र मोदी शिवराज सिंह चौहान को नहीं हटा पाए। अब आपको ले चलते हैं राजस्थान। राजस्थान में भी ठीक यही है। वसुंधरा के बारे में सबको पता है कि वो अमित शाह और मोदी से उनकी बनती नहीं है, इसलिए वो नड्डा से मिल रहे हैं और उनके पास भी 40 से 50 विधायकों की गठजोड़ है। और किसी को भी अशोक गहलोत और वसुंधरा के करीबी रिश्ते से जानकारी न हो ऐसा नहीं है। सचिन पायलट मामले में वसुंधरा ने ही गहलोत की सरकार बचाई थी, इसलिए वो अब ऋण भी उतार सकते हैं। तो बीजेपी अपनी बगावत को बचाने के लिए पर्यवेक्षक के बहाने वहाँ भी वही कहेगा कि ज़्यादातर विधायक वही चाह रहे थे। जबकि चुनाव भी उन्होंने बालकनाथ को आगे करके और किरोड़ी लाल मीणा को आगे करके लड़ा था, राठौड़ को भी आगे किया गया था। मतलब एक बैकवर्ड, एक आदिवासी और एक सवर्ण को आगे किया गया था। लेकिन मुख्यमंत्री तो वसुंधरा राजे ही होंगी। अब छत्तीसगढ़ में मामला है। इन 2 जगहों को देखकर रमन सिंह भी अपना पत्ता चलेंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी रमन सिंह को मुख्यमंत्री नहीं बना पाएंगे क्योंकि छत्तीसगढ़ में वोट दलित, आदिवासी, पिछड़ों का है और उनको बैकवर्ड मुख्यमंत्री चाहिए। तो बहुजन समाज जो सोशल मीडिया पर लिखता पढ़ता है उसको लगता है कि उसकी बातों का असर नहीं हो रहा, तो आप गफलत में। SC, ST, OBC, किसान कम्युनिटी को लोग जागरूक हुए हैं और इसी का ये नतीजा है कि अब दलित, पिछड़े, आदिवासियों को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। अब दूसरी खबर है अकबरुद्दीन ओवैसी। सोचिए, गवर्नर प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करता है। अकबरुद्दीन ओवैसी 6ठी बार चुनाव जीते हैं, सीनियर विधायक है, इसलिए उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया।
वहीं बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि हम शपथ नहीं लेंगे। लेकिन ये बात तय है कि कांग्रेस भी कम मुस्लिम विरोधी नहीं है। सोचिए किस तरह से तेलंगाना में मुस्लिम मंत्री नहीं बनाया गया, और जो मुख्यमंत्री बने हैं वो आरएसएस से आए हुए हैं, और जो लगातार क्षेत्रवाद की राजनीति कर रहे हैं। वो पहले भी विवादित बयान दे चुके हैं, खासकर केसीआर को बिहार को लेकर कि उनका डीएनए बिहार का है। और एक बार फिर उन्होंने शपथ ग्रहण के बाद कहा कि बिहार के लोगों को अपनी नागरिकता मतलब आइडेंटिटी कार्ड दिखाना पड़ेगा। तो आने वाले समय में खासकर हिंदी बेल्ट में कांग्रेस की मुश्किल बढ़ने वाली है। रेवनाथ ये जो रेड्डी उनका मुख्यमंत्री बना है, क्योंकि उनका हाव भाव ठीक नहीं लग रहा है। जितना जल्दी हो कांग्रेस समझे, मैं फिर कह रहा हूँ यही स्थिति है। लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी को लेकर ये खबरें हैं और बीजेपी इस पर एक्सपोज हो गई है। अब देखिए ये बाल मुकुंद आचार्य हैं। इन पर SC/ST एक्ट में एक दलित समाज के शख्स ने केस दर्ज कराया है, जिनके साथ बदसलूकी का आरोप लगा है। सोचिए किस तरह से ये मुसलमानों के खिलाफ गाली गलौज कर रहे थे। बाद में माफ़ी मांग ली, जाके खाना खाया, फ़ोटो खिंचवाया। फिर कल होकर एक थाने में जाकर इन्होंने किस तरह से गुंडागर्दी की थी, वो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। और अब इन पर एक शेड्यूल कास्ट शख्स ने केस दर्ज कराया है बदसलूकी करने के साथ। तो सोचिए ये अखबार भी आपको कोई मीडिया नहीं दिखाएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो बीजेपी की ही स्थिति। और सोचिए रमेश बिधूरी ने माफ़ी मांग ली दानिश अली से। दानिश अली सपा के विधायक थे, अब पार्टी ने उनको निष्कासित किया है, सस्पेंड किया है। दानिश अली ने इसको दुर्भाग्य बताया। मुझे लगता है कि वोट के लिहाज से बीएसपी को और नुकसान ही होगा। दानिश अली अगर खुद छोड़ के जाते पार्टी, जिसकी पूरी संभावना थी कि वो कांग्रेस या सपा में जा सकते हैं, लेकिन उनको निष्कासित करने में जिस तरह से हड़बड़ी दिखाई है बीएसपी ने, उसके बाद लोगों को मौका मिल गया है और मुस्लिम वोटर और थोड़ा बीएसपी से दूर होगा। ये मेरी राय है, आप लोग की क्या राय है ये बताइए। तो ये पॉलिटिकल आज की सबसे बड़ी खबर थी। उसके बाद आते हैं साहू पर। एक साहू सांसद है जिनके घर से कोई 200 करोड़ कोई 300 करोड़ रुपए निकलने की बात कर रहा है। सोचिए इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी या जो इस तरह की कम्युनिटी के लोग हैं उनको किस तरह से टारगेट किया जाता है। अभी यूपी में भी एक शख्स के यहाँ से 200 करोड़ रुपए निकले थे, पता चला उनका टैक्स पे पैसा था। वो माल्या का क्या हुआ, संदेशरा का क्या हुआ, जो बैंक से लेके पैसा भाग गया। और क्या पता है कि साहू के पास जो कैश हो उसका टैक्स ऑडिट हो चुका हो। ये तो धीरे धीरे खबर आएगी ना। मैं क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, वो तमाम लिबरल सवर्ण पत्रकार, चाहे अजीत अंजुम हो, चाहे रवीश कुमार, चाहे प्रज्ञा मिश्रा, चाहे तमाम लोग जो कल तक कांग्रेस कर रहे थे, साहू को दोषी ठहरा रहे हैं। अरे अभी तो पैसा मिला है, टैक्स ऑडिट पैसा है, क्या है नहीं है, धीरे धीरे पता चल जाएगा। कोर्ट से सजा तो होने दीजिए। इतनी जल्दबाजी क्यों है, इतनी हड़बड़ी क्यों है? तो बुलवाइए ना माल्या को। इस देश में किनके शहरों पर कब्जा है, किनके पास पैसा है, कौन बैंक फ्रॉड करते हैं, किसी से छिपा हुआ नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप इस देश में दलित हैं, आदिवासी हैं, तो खीरा चोरी करके भी आप बदनाम हो जाएंगे या उसके झूठे आरोप में भी आप बदनाम हो जाएंगे। और ये जो सवर्ण लिबरल पत्रकार है ना, इनसे तो बिल्कुल सावधान रहिए। मतलब किसी के यहाँ 200 करोड़ रुपए मिलना, क्या फांसी की सजा हो गई? कोर्ट है ना, इनकम टैक्स है, ईडी है, सीबीआई है, जांच होगी ना, उसकी तो कोई मदद भी करने नहीं वाला नहीं मिलेगा। यूपी में भी एक कानपुर में एक शख्स के पास पैसा मिला था। बाद में क्या हुआ? कहा गया कि ये पैसा टैक्स ऑडिट है, टैक्स दिया हुआ पैसा है, बिजनेस का पैसा है उनका। मैं क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, लेकिन सोचिए इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासियों पर एक मतलब उसको कितना आग से निकलना पड़ता है। आग है उनका, उसका जीवन आग है। इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी नेताओं को किस तरह से मतलब दिमाग में बैठा हुआ कि कोई पिछड़ा है, दलित है। मुझे तो साहू जी की कम्युनिटी भी नहीं पता, ओबीसी हो सकते हैं, जनरल हो सकते हैं। लेकिन सोचिए इस देश में वो तमाम लोग जो भ्रष्टाचार, वो कोर्ट का भी इंतजार नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोई जनरल कैटेगरी का आदमी है, माल्या विदेश भाग जाए, ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, कोई पूछने वाला नहीं है। वो सब दूध के धूले हैं। इस देश में कौन लोग बैंकों का पैसा फ्रॉड करते हैं, किनका शहरों पर कब्जा है, किनका अरबों खरबों का कारोबार है, कौन कॉन्ट्रैक्ट का बिजनेस करते हैं, कौन ठेकेदार हैं, ये सबको पता है। इस देश में मनुस्मृति के हिसाब से दलित, पिछड़े, आदिवासी
किसानों के पास पैसा नहीं होना चाहिए, वो तो सेवा के लिए बना है, और उसको कोर्ट से पहले ये मीडिया दोषी साबित कर देता है। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जिस पर मैं आपको विश्लेषण दिखा रहा था। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और क्या दानिश अली को पार्टी से निकालने में थोड़ी देरी हो गई? वो खुद जाते ही जो उनका हाव भाव था उससे तो लग रहा था कि वो जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, सपा बसपा गठबंधन में से जो पहले गठबंधन से निकला उसको नुकसान हुआ। दानिश अली को सस्पेंड करना पहले इससे और मुस्लिम वोटर जो है वो बीएसपी से और दूर जाएंगे। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? वैसे ये बात ठीक है कि देर सवेर दानिश अली जिस तरह से कांग्रेस नेताओं से मिल रहे थे वो जाते कांग्रेस में। मैं फिर कह रहा हूं, एक भी कांग्रेस ने मंत्री नहीं बनाया है तेलंगाना में। इस देश में सारी राजनीति जो धर्म की राजनीति है वो कांग्रेस की खड़ी हुई है। इस देश में अगर डेटा उठाइए तो सबसे ज्यादा मुसलमानों का नरसंहार कांग्रेस के 60 सालों में हुआ है। आज मैं संविधान देख रहा था, एक शख्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, केन साहब ने, किस तरह से संविधान से जब बाबा साहब निकल गए, कानून मंत्री से इस्तीफा दे दिया, तो संविधान में किस तरह के बदलाव किए गए, ये सब एक डिटेल मेरे पास रिपोर्ट है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, बीजेपी जो कर रही है वो तो कुछ भी नहीं है। जब कांग्रेस को देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो सारे काम जो आज बीजेपी कर रही है, सोशल मीडिया की वजह से लोगों तक पहुँच रहा है, इसी काम को कांग्रेस ने जमकर किया है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, बहुजन समाज के लोगों को बहुजन पार्टियां ही चुननी चाहिए। सोचिए, शिबू सोरेन को जब सजा हुई कैश फॉर वोट में, तब इस देश की मनुवादी मीडिया उनके खिलाफ था। जब ओबीसी को रिजर्वेशन मिला तो उसके खिलाफ है। लेकिन महुआ मोइत्रा को सजा होती है तो मीडिया उनके साथ है। बहुजन समाज को सोचिए कितने जगहों से लड़ना होता है। अगर इस देश का SC ST OBC किसान उसको सजा हो गई, उसके यहाँ पैसे मिल गए तो वो अपराधी है। इस देश में बिहार यूपी में जाति के नाम पर राजनीति होती है, ये भी एक झूठ है। इस देश में राजनीति का अपराधीकरण हुआ, ये भी एक झूठ है। इस देश में हर वो चीज़ झूठ है जो मीडिया परसेप्शन बनाता है। जिसको मीडिया, सोचिए साहू के खिलाफ जिस तरह से कैंपेन चल रहा है, मुझे पूरा भरोसा है कि ये पॉलिटिकल कैंपेन है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।